गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि साइंस एंड टेक की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने कुछ पार्ट 20 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। क्या है ये समझते हैं क्यों रहा खबरों में। तो खबरों में रहने की वजह ये है कि इंडिया ने रिसेंटली 50% काम अपना कर लिया जो उसको दिया गया था इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के अंदर। तो अब बात आती है कि ये ITER प्रोजेक्ट है क्या भाई। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1985 में। ये एक एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर फैसिलिटी है। फ्यूजन रिएक्टर फैसिलिटी है जो अभी कंस्ट्रक्शन में है इन कैडरैक जो कि साउथ ऑफ फ्रांस में है। वहां पे अभी ये कंस्ट्रक्शन में है। एम क्या है? उद्देश्य ये है कि प्रूव करना फिजिबिलिटी न्यूक्लियर फ्यूजन की एज अ फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करके, ठीक है, एक साथ ये लाके यहाँ पे हम फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। और उसके साथ इसका उद्देश्य ये भी है कि हम यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टोकामक बनाएंगे। कैसे? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा काटूंगी बात और ये टोकामैक को पहले जान लेते हैं कि ये क्या है। देखिए ये एक एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है जिसे बनाया गया है, डिजाइन करा गया है कि हम एनर्जी को यूज कर सकें और फ्यूजन, ठीक है, एक साथ। देखिए यहाँ पे एक साथ लाके, ठीक है, फ्यूजन। अब इनसाइड अ टोकामैक के अंदर क्या होगा, ये मतलब टोकामैक कह लो, इसके अंदर क्या होगा कि एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो प्रोड्यूस होगी फ्यूजन के माध्यम से, है ना। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्यूजन के माध्यम से ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब कैसे हो जाएगी? हीट के माध्यम से एब्जॉर्ब हो जाएगी इन द वॉल्स ऑफ द वेसल। फ्यूजन जानते हैं क्या होता है कि मतलब दो या दो से ज्यादा, मतलब ऐसी चीजें जो एक साथ लाई जा रही हैं, ठीक है, ये होता है फ्यूजन। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्यूजन के माध्यम से, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एज अ हीट। कैसा? हीट के तौर पे एब्जॉर्ब करने की। कौन? जो ये वेसल है, वेसल की वॉल्स, वेसल की दीवारें इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी और इसको यूज करा जाएगा फ्यूजन के पावर प्लांट, जो फ्यूजन पावर प्लांट है उसके द्वारा यूज करा जाएगा। और इससे यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? भाप, स्टीम प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी टरबाइंस और जनरेटर्स के माध्यम से। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। ये जो डिवाइस है ये मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेगा कंटेन करने में और कंट्रोल करने में इतने हॉट प्लाज्मा को, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्यूजन होगा ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम न्यूक्लियाई के बीच में। और इससे ग्रेट अमाउंट, बहुत ही ज्यादा बड़े अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है। अब मशीन को किस तरह से डिजाइन करा गया है? मशीन को स्पेसिफिकली डिजाइन करा गया है कि ये कम से कम 500 मेगावाट फ्यूजन पावर प्रोड्यूस करे। उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन, मतलब कई सारी टेक्नोलॉजी का है, ताकि भाई फ्यूजन पावर प्लांट के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेट किया गया, जैसे कि हीटिंग को कंट्रोल कैसे करना है, डायग्नोस्टिक का, क्रायोजेनिक का, रिमोट मेंटेनेंस का, सब कुछ इसके अंदर ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। इससे ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम प्लाज्मा पाएंगे जिसमें रिएक्शन जो है वो बहुत लंबे वक्त तक चलेगा। इंटरनल हीटिंग के माध्यम से बहुत लंबे वक्त तक ये इसमें हम निकालते रह सकते हैं, फिर ही स्टीम और उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। उसके बाद टेस्ट ट्राइटेरियम ब्रीडिंग, मतलब सिंस जो पूरे वर्ल्ड की सप्लाई है ट्राइटेरियम की, ये इतनी सफिशिएंट तो है नहीं कि हम यहाँ पे फ्यूचर पावर प्लांट की जो भी ज़रूरत होंगी, नीड्स होंगी, उनको पूरा कर सकें। तो भाई ट्राइटेरियम को बढ़ाने की तो ज़रूरत है, तो इसकी भी टेस्टिंग होगी। और आखिरी में डिमॉन्स्ट्रेट द सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूजन डिवाइस, कि भैया फ्यूजन डिवाइस के सेफ्टी है ना, ऐसा तो नहीं है भाई इलेक्ट्रिसिटी बचाने के चक्कर में ह्यूमन बींग्स को ही बर्बाद कर दें, है ना। जैसे कि प्लाज्मा का कंट्रोल, फ्यूजन रिएक्शंस, उसके साथ इसमें भाई कुछ इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो इतना समझ गए ना क्या चीज़ है ये टोकामैक। अब समझो यहाँ पे, अब एक बार, है ना, वापस अपने टॉपिक आ गए हैं, ITER प्रोजेक्ट के बारे में समझ रहे हैं। अब एक बार कंप्लीट हो गया ये ITER, तो ये पहला ऐसा फ्यूजन डिवाइस बन जाएगा जो नेट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, नेट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। अब ITER के मेंबर्स कौन कौन है समझिए, जिन्होंने साइन करा इस एग्रीमेंट को। उसमें चाइना आता है, यूरोपियन यूनियन आता है, इंडिया भी है, जापान भी है, कोरिया भी है,
रशिया है और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ऐसे 35 नेशंस हैं, ऐसे समझ लो, बड़े बड़े तो मैंने बता दिए। ये सारे देश जो हैं, ये जो भी प्रोजेक्ट को बनाने की कॉस्ट आएगी, प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने की कॉस्ट आएगी, है ना, ये डीकमिशनिंग की कॉस्ट आएगी, सब कुछ पैसा ये सारे ग्लोस, सारे के सारे मेंबर्स मिलाएंगे, और जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आएंगे उन सबको मिले जाएंगे। ठीक है, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट करी जाएगी, है ना, मतलब आईपीआर राइट जो भी होंगे तो सिर्फ उस सारे नेशंस के ही होंगे, कोई और बाहर वाला नहीं कूद सकता फिर इसमें। अब यूरोपियन यूनियन कितना खर्चा कर रहा है? यूरोपियन यूनियन होस्ट पार्टी है, इसमें 45% पूरा पैसा यही दे रहा है, और बाकी सारी जो पार्टीज बची वो 9% हर एक पार्टी दे रही है। अब ज्यादातर जो ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब कह लो कि अराउंड 9/10, है ना, 9/10 हिस्सा हो गया, ये जो है ये इन काइंड प्रोक्योरमेंट के थ्रू है ऑफ ITER कंपोनेंट। हर एक मेंबर समझ लीजिए इसने यहाँ पे एक डोमेस्टिक एजेंसी बना रखी है अपने अपने देश के अंदर, जो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ITER के अंदर है उसकी, उस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी पूरी करेंगे, जो भी काम करना है उस देश को इसके लिए काम करेंगे। अब बात आती है हमारे देश के कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो इंडिया ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है? इंडिया जिसने ITER प्रोजेक्ट को 2005 में ज्वाइन करा, ये क्या करेगा? ये क्रायोसेट को डिलीवर करेगा, इनवॉल्व शील्डिंग, कूलिंग वाटर सिस्टम देगा, क्रायोजेनिक सिस्टम देगा, हीटिंग सिस्टम देगा, डायग्नोस्टिक न्यूट्रल बीम सिस्टम देगा, और पावर सप्लाईज और कुछ डायग्नोस्टिक भी प्रोवाइड करेगा। इंडिया बात करें तो यहाँ पे करीब 2.2 बिलियन का पैसा लगा रहा है, इतने रुपए की रिसोर्सेज लगा रहा है अपने इस एफर्ट को करने के लिए। और ITR इंडिया जो है ये एक डोमेस्टिक इंडियन एजेंसी है, हमारे देश में क्या नाम है इसका? ITR इंडिया। यही इसी को यहाँ पे कहा गया है कि भाई आप यहाँ पे एम्पावर करिए इस प्रोजेक्ट को। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च जो है, जो कि मतलब एक स्पेशली एम्पावर्ड प्रोजेक्ट है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च का, एक, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च है, एक एडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है। फिर LNT मतलब लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, ये भी काम कर रही है, ये सारे के सारे पार्ट जो है वो क्रायोस्टैट के लिए क्रायोस्टैट के लिए प्रोवाइड कर रही है। तो इतनी हमने बात कर ली इसके बारे में। थोड़ा सा रिलेटेड न्यूज़ भी जान लेते हैं। तो हुआ क्या कि रिसेंटली चाइना ने सक्सेसफुली पावर कर दिया अपना जो HL2M टोकामेक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर था उसको, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल सन कहते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ इनॉर्मस हीट एंड पावर इट प्रोड्यूस। इतनी हीट और इतनी पावर वो प्रोड्यूस करता है, तो चाइना कुछ अलग ही करता है। तो अब बात आती है यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें क्या डिफरेंस है यहाँ देखो। अब न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसका मतलब है कि एक हैवी, एक भारी सा ऐसा न्यूक्लियस था जो कि अनस्टेबल था, है ना, तो ये यहाँ पे स्प्लिट हो गया, टूटा किसमें? दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट गया, जिसने बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल दी, खूब एनर्जी निकाली इसने, खूब एनर्जी निकाली। अब यूरेनियम और प्लूटोनियम ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज करे जाते हैं फिजन रिएक्टर्स के लिए, और एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ये कम होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से, मतलब इसके कंपैरिजन में कम होती है। फिजन रिएक्टर्स जो है वो हाईली रेडियो एक्टिव फिजन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत रेडियो एक्टिव होते हैं इनके प्रोडक्ट जो ये प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एडिशनल न्यूट्रॉन्स जो कि रिलीज करे जाते हैं फिजन रिएक्शन में, ये यहाँ पे चेन रिएक्शन बना लेते हैं, जो यहाँ पे लंबे वक्त तक इस फिजन रिएक्शन को रखता है, बहुत लंबे वक्त तक चलता रहता है ना, ये चेन बन गई, ये टूटे, फिर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत लंबे तक चलता है। देखा नहीं ना यूरेनियम वगैरह इसलिए इतने खतरनाक होते हैं। तो ये देखो यार, न्यूट्रॉन यूरेनियम का है, एनर्जी निकली, लाइटर एलिमेंट आ गया, ये दो में डिवाइड हो गया, है ना, स्प्लिट हो गया, और ये न्यूट्रॉन हो गया, ये न्यूक्लियाई हो गए, ऐसे कुछ। अब इधर आ जाओ भैया, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो ऐसा प्रोसेस है जहां पे दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं टुगेदर, मतलब दो न्यूक्लियाई यहाँ पे हल्के वाले एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। अब कंबाइन होने से निकल रही है, ये सोचो, ठीक है, कंबाइन होने से निकल रही है। देखो ना यहाँ पे ड्यूटेरियम, हीलियम आ गया, टाइटेनियम आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, सब ऐसे मिल गए, ठीक है, एनर्जी निकल रही है। अब एटम्स जो ट्राइटियम और ड्यूटेरियम के होते हैं, मतलब आइसोटॉप्स हैं हमारे हाइड्रोजन के, इनको यूज करते हैं फ्यूजन रिएक्टर्स में। एनर्जी बहुत गुना ज्यादा होती है इस फ्यूजन से, और फ्यूजन रिएक्टर्स कोई भी हाई एक्टिविटी या लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं करते कि भैया लॉन्ग वक्त चल रहा है, लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करे, ऐसा कुछ नहीं है। जो बर्न फ्यूल होता है फ्यूजन रिएक्टर में, ये हीलियम है जो कि एक इनर्ट गैस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना सारा जो प्रेशर लगता है और टेम्परेचर बहुत
जो एक स्टेबल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इन दोनों न्यूक्लियाई को एक साथ जोड़ने में, इसलिए इन फ्यूजन रिएक्शन को करना काफ़ी मुश्किल होता है। लंबे वक्त तक के लिए इसको करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब बात आती है कि क्या फ़ायदे होते हैं। अगर हम फ्यूजन एनर्जी के फ़ायदों के बारे में बताऊँ तो बहुत सारे हैं। जैसे कि ज़ीरो कार्बन एमिशन है, कार्बन एमिशन होगा ही नहीं, है ना? मतलब बाय प्रोडक्ट जो इसमें निकलता है हीलियम निकलता है, और हीलियम एक इनर्ट गैस है, मतलब नॉन टॉक्सिक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी हाई एक्टिविटी लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट कोई निकलता नहीं, कोई लंबे वक्त तक रेडियो एक्टिव वेस्ट रहता नहीं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क भी काफ़ी कम है ना? कोई भी रिस्क नहीं है मेल्ट डाउन का। बहुत मात्रा में रिलीज निकलती है, एनर्जी निकालता है ना? तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप कोल वगैरह, ऑयल वगैरह, गैस वगैरह बर्न करते हो तो उससे मिलियंस गुना ज्यादा, तो मतलब 4 मिलियन गुना ज्यादा समझ लो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, कम चीज में ज्यादा मामला। और सस्टेनेबिलिटी है, मतलब ये बहुत अवेलेबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा है, इनएग्जॉस्टेबल है, ऐसा नहीं है कि आज यूज कर लोगे कल नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ इसके फायदे जो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए कुछ इश्यूज भी हैं। क्या इश्यूज रिलेटेड हैं इंडिया के पार्टिसिपेशन को लेके इस ITER में? पहला, कैश की कंट्रीब्यूशन में देरी है। मतलब 2017 से हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो जितना पैसा देना है, कंट्रीब्यूट करना है, नहीं दे पा रहा है। दूसरी बात आती है कि ह्यूमन रिसोर्सेस जो ITR की साइट में जितनी ज़रूरत है वो भी यहाँ पे कम है। सिर्फ और सिर्फ 25 इंडियंस जो हैं वो काम कर रहे हैं यहाँ पे अभी, है ना? और अगर हम बताएं तो 100 इंजीनियर्स की बात हुई थी या साइंटिस्ट की बात हुई थी कि भैया आप पर एग्रीमेंट 100 साइंटिस्ट तो यहीं पे काम करेंगे। तो इससे यहाँ पे दूसरी कंट्रीज चाइना जैसी क्या कर सकती है, एक्सेस स्टाफ लगा दे रही हैं, अपना जल्दी जल्दी कर ले रही हैं। अब उसके बाद इंडिया डिप्यूटेड अ रादर जूनियर पर्सन टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन कंपैरिजन टू जो हेड स्टेट्स हैं एंड दूसरे नेशंस के द्वारा। रिसेंट यहाँ पे जो हाई प्रोफाइल ग्लोबल वर्चुअल इवेंट हुआ था, इसमें यहाँ पे हमने तो जो है हमने जूनियर वगैरह पर्सन को भेजा था, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। चलिए हमने यहाँ पे पूरी बात कर ली इसके बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है कि थर्ड यूनिट एट काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट अचीव्स क्रिटिकलिटी। KAPP3 अचीव्स क्रिटिकलिटी। समझते हैं कि क्या है न्यूज़। न्यूज़ ये है कि रिसेंटली थर्ड यूनिट एट काकरापार एटॉमिक प्लांट ने क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया। आप जानते हैं क्या है ना, खबर क्या है, समझते हैं यहाँ पे। देखो भाई, ये जो KAPP3 है, ठीक है, मतलब जो काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट है, थर्ड यूनिट इसकी जो है, ये इंडिया की पहली 700 MVW मतलब मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट बनी, और ये बिगेस्ट सबसे बड़ी हमारे यहाँ इंडिजिनसली डेवलप वेरिएंट है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का। फिर समझिए यहाँ पे, ये जो KAPP3 है ये इंडिया की पहली 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट है, और सबसे बड़ी जो इंडिजिनसली मतलब हमारे यहाँ बनी हुई, हमारे यहाँ डेवलप करा हुआ वेरिएंट है ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का। अभी तक जो बिगेस्ट रिएक्टर साइज था इंडिजीनियस डिजाइन का, ये सिर्फ 540 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट था, जो कि आपका तारापुर में था, PHWR, जो कि तारापुर में था। अब देखिए, जो फर्स्ट 2 यूनिट्स थी काकरापार की, 3 वाली है ना, तो फर्स्ट 2 यूनिट जो कि काकरापार की थी वो बेस्ड थी कैनेडियन टेक्नोलॉजी पे, है ना? अभी तो ये अपनी वाली कर लिया, ये कैनेडियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी। अब ये जो PHWR है ना, ये जो ऐसा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होता है जो अनएनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम का यूज करता है अपने फ्यूल के तौर पे, है ना? जो यूज करता है हैवी वाटर मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड को अपने कूलेंट के तौर पे और मॉडरेटर के तौर पे, ठीक है? अब समझो इसका फ्यूल क्या है, इसका फ्यूल है अनएनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम, और हैवी वाटर को मतलब जो आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड को यूज करता है अपने कूलेंट और मॉडरेटर के तौर पे। अब रिएक्टर ने क्या पाया, रिएक्टर ने अचीव करा क्रिटिकलिटी, मतलब आप कह सकते हो एज इट सेट टू बी क्रिटिकल। जब यहाँ पे हर एक फिजन इवेंट जो हो, हर एक फिजन इवेंट मतलब ये देखो पटना, हर एक फिजन इवेंट हमने पहले बात कर ली इसकी, ठीक है? फिजन इवेंट जो है इससे सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकले, इतने न्यूट्रॉन निकले जिससे ऑन गोइंग जो रिएक्शन चल रहा है उसकी सीरीज चलती रहे। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो करंट इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर
कैपेसिटी है ये है 6780 मेगावाट की। और इंडियन न्यूक्लियर पावर जनरेशन में 3 स्टेज प्रोग्राम देखने को मिलता है। आइए आपको समझाते हैं, स्क्रीन पे देखिए। स्टेज 1, 2, 3 क्या है ये? पहली स्टेज में क्या होता है कि यूज नेचुरल यूरेनियम, इसमें नेचुरल यूरेनियम का यूज करते हैं फ्यूल करने के लिए प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स को, मतलब PHW जो है आर को। जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो प्लूटोनियम निकलता है, प्लूटोनियम 239 निकलता है, Pu-239। हैवी वाटर मैंने आपको बताया कूलेंट और मॉडरेटर का काम करते हैं। और इंडिया ने कंप्लीट सेल्फ रिलायंस, मतलब हम आत्मनिर्भर बन गए इस टेक्नोलॉजी में, और अपने यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अपने से खुद बना बना के। बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 में आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये क्या है? इसमें यूज करा जाता है इस प्लूटोनियम 239 का यूज करते हैं, जो हमें ये फर्स्ट स्टेज से मिला है ना, इसका यूज करते हैं फ्यूल कोल के तौर पे, ठीक है। उसके बाद फास्ट न्यूट्रॉन का यूज करा जाता है ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूल्स को यहाँ पे जनरेट करने के लिए, देन दे कंज्यूम, जितना वो फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ पे जो है वो जनरेट कर रहे हैं। जाना जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के तौर पे, क्यों? क्योंकि ये कोई मॉडरेटर का यूज नहीं करता, यहाँ पे ये लिक्विड सोडियम का यूज करता है कूलेंट के तौर पे, है ना। यहाँ हैवी वाटर का यूज हो रहा है ना, यहाँ लिक्विड सोडियम का यूज हो रहा है, और यूरेनियम 233 जो है ये यहाँ पे बनता है। फिर आती है बात स्टेज 3 की, जिसमें आता है ब्रीडर रिएक्टर। तो इसमें क्या है? थोरियम बेस्ड रिएक्टर, जो यहाँ पे रिफ्यूल करे जा सकते हैं इंडिया के थोरियम रिजर्व्स के माध्यम से। इनको जो है कन्वर्ट करा जाता है यूरेनियम 233 में रिएक्टर के अंदर। और यूरेनियम 233 जो है ये जो मिलता है सेकेंड स्टेज से, यहाँ से बन रहा है ना, ये यहाँ पे फ्यूल का काम करता है। तो ये कुछ 3 स्टेज इसकी देखने को मिलती हैं। अब कुछ ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि हमारे देश के अंदर अभी देखे जा रहे हैं, देख लीजिए। आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे हमारे इंडिया के मैप में। यहाँ पे देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश के अंदर है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। महाराष्ट्र गुजरात के अंदर जो है वो है काकरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन। वही जगह महाराष्ट्र की बात करें तो उसके अंदर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन देखने को मिलेगा। कर्नाटका के अंदर भी है कायगा जनरेटिंग स्टेशन। आपको तमिलनाडु के अंदर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन दिखेगा। और यहाँ पे एक और है, उसका नाम है कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। देख कुछ है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बातें हमने कर ली यहाँ पे। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हमारे देश के अंदर हैं, इनको IAEA सेफगार्ड्स के अंदर रखा जाता है तभी जब इनको जो फ्यूल मिल रहा है ना, वो फ्यूल करे जा रहे हैं यूरेनियम प्रिक्योर्ड, मतलब यूरेनियम के द्वारा फ्यूल करे जा रहे हैं। और ये यूरेनियम दिया जा रहा है हमें बाहर से, अब्रॉड से हम मंगा रहे हैं इस यूरेनियम को। यहाँ पे अभी बताऊं तो प्रेजेंट मतलब 2020 तक की ये डेटा है कि 22 ऑपरेशनल रिएक्टर्स हैं, जिसमें कि जो 14 है ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर आते हैं, IAEA के अंदर, मतलब जो ऊपर जो मैंने बताया इसके सेफगार्ड्स के अंदर आते हैं। और क्योंकि इन सब में जो फ्यूल लगता है वो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, इसलिए जो 22 है 22 में से 14 जो है वो इसके अंदर IAEA के सेफगार्ड के अंदर आते हैं। IAEA का फुल फॉर्म बता दिया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंडिया बताऊं तो अभी करेंटली इंपोर्ट जो कर रहा है वो रशिया से कर रहा है, कजाकिस्तान से कर रहा है और कनाडा से भी कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक कहता है हाइपर लूप। क्या है ये, क्यों रहा न्यूज में? हुआ क्या कि रिसेंटली वर्जिन हाइपर लूप ये पहली कंपनी बन गई जिसने ह्यूमन टेस्ट कर दिया टेक्नोलॉजी का। तो क्या है भाई, वर्जिन हाइपर लूप बिकेम अ फर्स्ट कंपनी टू कंडक्ट अ ह्यूमन टेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो भाई न्यूज के बारे में खबर क्या है आइए समझते हैं। हाइपर लूप क्या है? एक हाइपर लूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो ट्रैवल करती है इन अ नियर वैक्यूम ट्यूब। कैसे ट्रैवल, कहाँ ट्रैवल करती है? नियर वैक्यूम ट्यूब में ट्रैवल करती है। सो माना जाता है कि ये 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। और बाकी के 4 कौन कौन से थे? एक तो रेलवेज था, एक रोडवेज था, एक एयरवेज था, एक वाटरवेज था। तो इसको मान रहे हैं कि भैया ये 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के प्रपोजल्स थे, 6 प्रपोजल दिए थे, उनमें से एक ये भी थी जिसे क्लियर किया गया नीति आयोग के द्वारा। बाकी के 5 कौन कौन से थे? 5 था, एक मेट्रिनो, एक था स्टैडलर बसेस, एक था पॉड टैक्सीज, एक था हाइब्रिड बसेस और एक था फ्रेट रेल रोड। तो इसमें से ये भी थी। हाइपर लूप
का एम ये होता है कि यहाँ पे दो चीज़ों को हटा दें जिसकी वजह से रेगुलर जो व्हीकल्स हैं वो जो है स्लो डाउन हो जाते हैं, जिनकी स्पीड धीरे हो जाती है। पहला क्या, किसकी वजह से होते हैं बताइए, किसकी वजह से होते हैं? साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन ना। तो एक तो फ्रिक्शन इसमें से हट जाएगा और एक एयर का रेजिस्टेंस, मतलब यूं जा रहे हो अगर आप, तो ऑब्वियसली बाहर से अगर यहाँ पे एयर आप पे पड़ रही है, या मतलब कोई भी आप गाड़ी चला रहे हो उस पर एयर पड़ रही है, तो ऑब्वियसली ये एयर पीछे की तरफ धकेलती है ना, तो ये एयर एक रेजिस्टेंस बनती है और एक हमारा जो फ्रिक्शन है वो रेजिस्टेंस बनता है जमीन से। तो इन दोनों को हटाने का इसका होता है उद्देश्य। अब फ्रिक्शन को हटाने के लिए जो पॉड होवर होते हैं ट्रैक के ऊपर, इस तरह से समझो, ये यूं, ठीक है, ये जो पॉड होवर है ट्रैक के ऊपर लाइक अ मैग्नेटिक लेविटेशन, मतलब जहाँ पे आपने देखा होगा वाली जो ट्रेन्स वगैरह हैं जापान में, जो भी न्यूज में रही थी कि वो ऊपर उठने के लिए उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी और चीज की, मैग्नेट से ही काम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके के होंगे और इससे क्या होगा कि भैया ये इस पर छू ही नहीं रहे तो फ्रिक्शन हो ही नहीं रहा है ना। और साथ में ट्यूब का यूज करा जा रहा है, क्यों? ताकि रेजिस्टेंस जो एयर के थ्रू मिलता है वो भी यहाँ पे कम हो सके। अब एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि कैप्सूल, जिसके जो कैप्सूल है इनसाइड द ट्यूब टू रीच स्पीड्स ऑफ मोर देन 1000 किलोमीटर पर आवर, और ये इससे क्या होगा कि ट्रैवल टाइम और कम हो जाएगा। एयर रेजिस्टेंस जब कम होगा ना तो इससे जो इस ट्यूब के अंदर कैप्सूल है ये इसकी स्पीड और तेज बढ़ जाएगी, ये बहुत तेज चलने लग जाएगी फिर, और इतनी तेज चलेगी कि 1000 किलोमीटर पर आवर चल सकती है, समझ रहे हो आप, बहुत तेज चलने लगी। अब हाइपरलूप एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती कि बहुत महंगा पड़ जाए तो और मुसीबत क्रिएट हो जाए। और आईआईटी मद्रास का जो आविष्कार प्रोजेक्ट है, उसकी जो आविष्कार प्रोजेक्ट की टीम है, ये इस पे काम कर रही है कि इंडिया की पहली ऐसी सेल्फ प्रोपेल्ड, मतलब अपने आप चलने वाली हाइपरलूप पॉड बना के दिखाएंगे। चलिए, ये हमने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे कीमोसिंथेसिस एड्स माइक्रोब्स सर्वाइवल। जानते हैं कि क्यों रहा न्यूज में। हुआ क्या कि रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो माइक्रोब्स हैं पूरे ही ग्लोब में, ये एयर में भी रह सकते हैं, हवा में भी रह सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन वगैरह पे जो है फीड करके हाइड्रोजन खा लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रह लेंगे, मोनो ऑक्साइड वगैरह भी खा सकते हैं, और एक्सट्रीम कंडीशंस में ये माइक्रोब्स एयर में रह सकते हैं। तो भाई ये तो बड़ी डराने देने वाली बात है। न्यूज़ के बारे में कुछ और बात जाने तो ये बात को 2017 की है, जब एक फिनोमेना देखा गया अंटार्कटिका के अंदर। बट रिसर्चर्स ने अब डिस्कवर करा कि जो फिनोमेना ये अंटार्कटिका में ही नहीं, ये पूरे ग्लोब में है, और ये सॉइल्स में देखा जाता है पूरे वर्ल्ड के तीनों पोल्स में, चाहे वो अंटार्कटिक हो, चाहे वो आर्टिक हो, और चाहे वो तिबेतियन प्लेटू हो, है ना, हिंदू कुश हिमालयास में, ये हर जगह देखा जाता है। जब पता लगाया तो ये पता लगाया कि जो माइक्रोब्स हैं ये ट्रेस गैसेस का यूज करते हैं। ट्रेस गैसेस का मतलब जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन को छोड़ के, तो इन तीनों गैसेस को छोड़ के जो बाकी गैसेस हैं इनको यूज करा जाता है इन माइक्रोब्स के तौर एनर्जी के तौर पे या कार्बन सोर्स के तौर पे, और इस गैसेस का यूज करके ये ग्रो करते हैं। उसके साथ ये पॉसिबल है बाय द प्रोसेस कॉल्ड कीमोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से ये पॉसिबल है? ये कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस से पॉसिबल है, जो माइक्रोब्स को मदद करता है कि ऐसे एरियाज में भी ग्रो करेंगे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी कम है, मतलब जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है या बिल्कुल खत्म है या कम है, वहाँ पे भी ग्रो करेंगे। तो अब आप कहेंगे कि ये मैम कौन सा नया प्रोसेस आ गया ये कीमोसिंथेसिस, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से होता क्या है कि बैक्टीरिया या कोई भी दूसरा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एनर्जी पाता है ना। एनर्जी कैसे पाता है? कि रिएक्शंस वगैरह होते हैं ना इनऑर्गेनिक केमिकल्स के बीच में, उसके थ्रू, टिपिकली सनलाइट की एब्सेंस में, जहाँ पे सनलाइट ना हो ऐसी जगह पे भी एनर्जी पा जाएगा। प्रोसेस को यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन भी कहते हैं, जो काफी कॉमन नाम है, आपने सुना होगा कार्बन फिक्सेशन का, है ना। और इसके माध्यम से इनऑर्गेनिक कार्बन, जो इनऑर्गेनिक कार्बन है, ये कन्वर्ट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कैसे? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और यहाँ पे इसको, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया ना, इसको ये एनर्जी के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब जो कीमोसिंथेसिस है ये यहाँ पे
इसने प्रोफाउंड करा इम्पैक्ट कुछ प्रोडक्शन और साइक्लिंग में ग्रीन हाउस गैसेस के भी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का भी। अब यहाँ पे आप कहोगे कि अच्छा मैम, ये फोटोसिंथेसिस और ये कीमोसिंथेसिस, ये डिफरेंस क्या आ गया भाई? तो बहुत ही कॉमन है, अगर आपने गौर से सुना होगा तो फोटोसिंथेसिस ये प्लांट्स के अंदर होता है और कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, जहाँ पे सनलाइट की मात्रा हो। बचपन से हम यही पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट हो। फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, फोटो नाम आ गया तो मतलब सनलाइट, तो सनलाइट की एनर्जी का यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करने में, शुगर और ऑक्सीजन में, जो कि हमारे प्लांट भी करते हैं। समझे? अब जो कीमोसिंथेसिस है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे उस एनर्जी का ये यूज करते हैं जो रिलीज करते हैं केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन की एनर्जी का यूज कर रहे हैं, सन की एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हैं। तो और इस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी का यूज करके ये अपना खाना, मतलब अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होता है डिफरेंस। इसी के साथ हमने कंप्लीट करा अपना ये लेक्चर। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. And also you can watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS or follow the link given in the description box. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.